आपण लोग सुनने छा 90.4 कुमावाणी आपण रेडियो अपन बात। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हरेला सोसाइटी पिथौरागढ़ से मनोज मटपाल जी हैं। मटपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कुमाऊवानी में। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, और कुमाऊवाणी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। कुमाऊवानी आज एक ऐसे विषय पर बात कर रही है जो जंगलों से जुड़ा हुआ है, और इस समय वर्तमान में हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड के बहुत सारे जंगल, बहुत सारा भूभाग आग की चपेट में है। तो वर्तमान में सर हरेला सोसाइटी जंगलों की आग को लेकर किस तरह काम कर रही है, थोड़ा इसके बारे में बतलाइए। देखिए, हम लोग अभी जंगलों की आग को लेकर समाज के जो दो हिस्से होते हैं उनके साथ हम काम कर रहे हैं। जब मैं दो हिस्से बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये कि समाज का वो हिस्सा जो जंगलों के साथ सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, यानी कि गांव वाले जी, और समाज का वो हिस्सा जो शहरों में रहता है और सोशल मीडिया के थ्रू अपने आसपास की चीजों को खासकर आजकल के समय में जानता है जी। और अपनी राय बनाता है। तो हम समाज के इन दोनों हिस्सों के साथ काम कर रहे हैं, जहां हम एक तरफ गांव, जो एक वन पंचायत हमने जो अडॉप्ट कर रखी है, जी। उसके साथ हम जहां गांव वालों के साथ वनों में लगने वाली आग और उससे होने वाले नुकसान और उससे जुड़ी हुई कुछ हकीकतों के ऊपर डायरेक्टली काम कर रहे हैं। तो वहीं हम जो लोग सोचते हैं सोशल मीडिया में कि आग बुझाने या आग लगने के उनके पीछे जो उनकी भी जो कई भ्रांतियां और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर रहते हैं। तो हम उन सब चीजों के बीच में एक ब्रिज बनने का कोशिश कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो जिस तरीके से भी उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी हुई है, लोग इसके प्रति सचेत भी हैं, काम भी कर रहे हैं, और जो स्थानीय लोग हैं उनकी काफी मदद मिल रही है। इसमें किस तरीके से देखते हैं कि इस समुदाय की जो भूमिका है, जो गांव के लोग हैं, जो जंगलों के आसपास के लोग हैं, उनकी भूमिका को और किस तरीके से बढ़ा सकते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल से बताऊंगा, जिस वन पंचायत के साथ हम काम कर रहे हैं, जी, ये पिथौरागढ़ शहर से लगी हुई एक वन पंचायत है, गांव है पुनेड़ी करके। तो पुनेड़ी की वन पंचायत के साथ हम काम कर रहे हैं। जी। और ये इस वन पंचायत का जो 80% जो वन क्षेत्र है वो चीड़ का वन क्षेत्र है, इसमें चीड़ है। तो चीड़ होने की वजह से ठीक है, थोड़ी संभावनाएं ज्यादा रहती हैं क्योंकि हाईली फ्लेमेबल रहता है। तो हम खासकर इसीलिए हम काम कर रहे हैं कि क्या वाकई में हम चीड़ के जंगल को मैनेज कर सकते हैं गाँव वालों के साथ मिलकर। जी, जी। तो जो इसमें सबसे प्रमुख भूमिका आती है वो ये आती है कि जो गांव के जो लोग हैं, हम उनके साथ इस मुद्दे के ऊपर बात करें, उन्हें समझाएं और ये समझने की कोशिश। देखिए, इसमें भी एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो जंगलों में जो आग लगती है वो 99.99% जो है वो ह्यूमन इंड्यूस्ड होती है। मतलब ऐसा लाखों में एक बार ऐसा कुछ कंडीशन हो सकती है कि नेचुरली जो है प्राकृतिक रूप से कभी आग लग जाए किसी जंगल में। बिल्कुल। नहीं तो अगर ड्राइनेस बहुत ज्यादा भी हो, जैसे इस बार अनफॉर्चुनेटली बारिश नहीं हुई है पहाड़ों में, बिल्कुल। उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि आग लग जाए, चाहे कितना ही टेम्परेचर वैसे बढ़ जाए, जब तक कि बाहर से कोई उसमें आग न लगे। तो आमतौर पे ठीक है, बहुत से इसके कारण और भी हैं। जब जिस वजह से लोग जंगलों में आग लगाते हैं, उसमें माफिया का भी एंगल है, उसमें कई बार शिकार करने के लोग लगाते हैं। लेकिन उसमें भी जो मैक्सिमम जो पार्ट है, खासकर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, तो वो घास के लिए लोग लगाते हैं। तो उसमें हम लोग बहुत ज्यादा जो घसियारियां होती हैं, हमारे यहाँ की जो औरतें होती हैं, जो गांव की औरतें जंगल में जाती हैं अभी सितंबर अक्टूबर में जब घास काटते हैं, तो हम तभी से उनके साथ काम कर रहे हैं, ये समझाते हुए कि जंगलों में आग लगाने से, क्योंकि वो आग लगाने वाले उन्हीं लोगों के आसपास के कोई लोग होते हैं, बिल्कुल, है ना। तो हम उनको यही समझाने की कोशिश करते हैं कि आग लगाने से जंगल में जो है, जिस जंगल में आप घास काट रहे हो, घास नहीं बढ़ती है। कारण ये कि जैसे ही आग लगती है, आग लगने के बाद जो भी उसमें राख बनती है, अक्सर लोग सोचते हैं कि इससे थोड़ा न्यूट्रिशन जो है वापस आ जाता है, कैल्शियम, फास्फोरस, इस तरह के न्यूट्रिएंट्स जो है रिसाइकल हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि होता क्या है कि इमीडिएटली जुलाई अगस्त में हमारे यहाँ बारिश हो जाती है, ठीक है। अब वो बारिश होने से सारा बह जाता है और वो दाढ़ गधरे से होता हुआ नदी में आ जाता है। तो मतलब आपकी जो सॉइल है वो हर बार जो होती है और ज्यादा इनफर्टाइल होती जाती है, उसकी जो फर्टिलिटी और कम होती जाती है। दूसरा क्या होता है कि जो विंटर के समय में, यानी वही सितंबर अक्टूबर के समय में जब औरतें घास काटती हैं, तो जो बीज गिरता है जमीन पे, वो जमीन में जो बीज गिरता है वो भी इस वजह से जल जाता है जंगल में लगने वाली हुई आग से। तो कहने का मतलब है, हम इस तरह की कुछ बेसिक जो चीजें हैं, मतलब ये खुद ही औरतें जब हम उनसे डिटेल में बात करते हैं तो खैर वो खुद भी बोलती हैं कि
इन 5-6 सालों में या 10-12 सालों में घास बढ़ी नहीं, घास कम ही हो रही है हर जगह से। हम जहाँ इस तरह से इन मुद्दों के ऊपर बात करते हैं, साथ ही साथ जो लोग उन जंगलों में आ रहे हैं, मतलब चाहे वो पिकनिक करने आ रहे हैं या पार्टी करने आ रहे हैं, उनको भी हम ये अवेयरनेस वाला जो पार्ट है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो हम विंटर में और अभी भी कर रहे हैं लोगों के साथ, कि जंगलों में आग लगाना कितना खतरनाक हो सकता है जी है ना। जी तो मेजर इज अवेयरनेस पार्ट, फिर कुछ फील्ड बेस्ड एक्टिविटीज हमारी रहती हैं, वो आपको मैं छोटा सा बता देता हूँ। बिल्कुल। इसमें अगेन हम गांव वालों के साथ मिलके और शहर के जो यूथ है जो इन बातों के लेकर चिंतित रहता है, उनके साथ हम लोग जैसे जंगल के बीच में कहीं पे अगर मान लीजिए कोई सूखा पेड़ है, सूखी लकड़ी है, तो वो डेड वुड हम हटाने का काम करते हैं। साथ ही साथ जो पिरूल वगैरह गिरा, जैसे मैंने बोला इस वन पंचायत में अधिकांश हिस्सा चीड़ का है, तो उस पिरूल को हटा के हम एक फायर लाइन बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि बीच में गैप हो जाए, अगर गलती से कभी आग लग जाए तो वो फैले ना। स्पेशली जैसे इसका जो बाकी का हिस्सा है जहाँ पे चीड़ और जो अपना जो मिक्स फॉरेस्ट है जिसमें बांझ हमारा ज्यादा है, उसके बीच में खासकर हम एक गैप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर आग लग भी जाए तो इधर के ना और ना फैले। जी अच्छा, तो जैसा आपने इसका जिक्र किया ही है कि फायरलैंड, अक्सर हमने देखा है कि जब वन नीतियां बनी हैं या वनों के लिए, जब ब्रिटिशकालीन दस्तावेजों में भी ये उल्लेख है कि फायरलैंड की व्यवस्थाएं उस समय भी रखी गई हैं, लेकिन आज के समय में ये देखने में आता है कि फायरलैंड जो है वो सारी नई प्रजातियां उसमें उगने से वो भी जंगल जैसे हो गए हैं। उस पर काम क्यों नहीं हो रहा है सर? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत में जो अभी पूरा समाचारों में और लोगों मतलब खासकर हर जगह ही देख रहा हूँ, वो ये है कि उत्तराखंड में जंगलों को बचाना, खासकर वन संपदा को आग से बचाना तो मुश्किल काम नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम लोग, मुझे अभी तक एक स्टेटमेंट नहीं दिखा है, चाहे सरकार की तरफ से हो या मैंने मिस कर दिया तो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तक मुझे एक स्टेटमेंट नहीं मिला जहाँ पे कोई ये बोल रहा हो कि हम वन पंचायतों के साथ काम करेंगे। हमारे पास वनों को बचाने के लिए अपनी संस्थाएं थी, ठीक है, जिन्हें हम वन पंचायत बोलते हैं। इन वन पंचायतों को स्ट्रेंथन अप करने के लिए, इनके साथ काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है, पता नहीं क्यों। अगर हम मतलब अगर आप बजट देखिए, जो करोड़ों का बजट है, अगर मैं कह रहा हूँ आप एक सामान्य से अगर मैथमेटिक्स भी लगाएंगे तो अगर आप नंबर ऑफ वन पंचायत के साथ डिवाइड कर देंगे तो करोड़ों रुपया तो हर एक वन पंचायत को मिल जाए, और वो बेचारे उसमें ही चलो कहूँ वो तो काम कर सकते हैं। अगर सब नहीं तो बहुत तो कर ही सकते हैं उतने पैसों से, लेकिन ना हमें वन पंचायतों के, तो वो कहने का मतलब है आप वन पंचायतों के साथ जब काम नहीं कर रहे तो बाकी की बातें, चाहे वो फायर लाइन निर्माण करना हो, चाहे वो खरपतवार हटाना हो, चाहे वो पिरूल हटाना हो, इस तरह के काम होंगे ही कैसे जब आपका जो बेसिक काम करने का जो यूनिट है वन पंचायत, आप जब उसको ही रिवाइव करना नहीं चाहते, आप जब उसके साथ काम करने को तैयार नहीं। तो हम मटपाल जी ये जानना चाहेंगे कि अभी तक हम परंपरागत तरीकों से ही इस पर काम कर रहे हैं, तकनीकी तौर पर जंगल की आग को बुझाने या इसको कंट्रोल करने या इसको न्यूनतम करने के लिए हम क्या ऐसे प्रयास कर सकते हैं? कुछ आपकी सोच में ऐसी चीज या रिसर्च में या काम के दौरान, अनुभव के दौरान कुछ मिली हो तो वो भी जरा साझा कीजिए सर। अगर आग के साथ चाहे कहीं भी हो, उसका प्रिवेंशन ही किया जा सकता है, उसको लगने से पहले बचाए, उसको रोका जा सकता है, उसके लिए काम किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली जब आग नहीं लग रही होती है तब हम सब सोए रहते हैं, सब सोए रहते हैं। तो जब आग लगती है फिर उसके बाद लोग बोलते हैं आग लग गया, आग लगी। और जहाँ तक टेक्नोलॉजी का मामला है तो सर, मैंने उत्तराखंड वापस आने से पहले कैलिफोर्निया में, ऑस्ट्रेलिया में और जर्मनी, यूरोप में कई लोगों के साथ मैं टच में रहा था, जब मैं देख रहा था वो किस तरह से अपने वन संपदा का मैनेजमेंट करते हैं, तो वो बहुत उसमें टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। लेकिन अभी जो हम हालिया देखें इंसिडेंट, जो लास्ट ईयर होता, ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, उसके बाद लास्ट ईयर जब लॉकडाउन था फिर उसमें किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जर्मनी में बहुत भयंकर आग लगी थी। तो कहने का मतलब टेक्नोलॉजी से आग लगने के बाद आप नहीं कर सकते ज्यादा काम जी। जो भी हम काम कर सकते हैं वो आग लगने से पहले कर सकते हैं, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हम जो है कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखें, जैसे कि जो लोगों, खासकर अगर मैं उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव में ज्यादा बात करूंगा, जो फिर कहूंगा कि जो यूनिट है हमारे पास ऑलरेडी इसको जो इसके पे काम कर सकती है, यानी वन पंचायत है, हम उनको रिवाइव करें। उनके लिए टेक्नोलॉजी नहीं, हमें बस उनके साथ उनके संबंध सुधारने की जरूरत है, हमें उनके हक हकूक देने की जरूरत है, जो पहले वन पंचायतों के अपने जमीनों के ऊपर हुआ करते थे, है ना जी। और हाँ, अगर आग लग जाए तो एक बड़ी खराब चीज हमारे यहाँ होती है, मैंने अनफॉर्चुनेटली कई बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ही लोगों को देखा, बेचारे चप्पलों में भी जाते हैं कई बार वो, उनके पास बेसिक इक्विपमेंट नहीं होते हैं। अगर आग मतलब समझिए, आग जब लगती है और हम लोगों ने कई बार कोशिश की है कई जगह बुझाने की,
तो आप यकीन करिए अगर कोई दुर्घटना होती है और उसमें अनफॉर्चुनेटली कोई मारा जाता है ना, तो आग लगने से वो बाद में मरता है, पहले दम घुटने से मरता है। दम घुटने से। तो बेसिक हमारे पास मास्क नहीं होते हैं, अगर कहीं पर अब किसी को आग लग गई तो फर्स्ट एड का बैकअप नहीं होता है, हमारे पास ऐसे फायर प्रूफ क्लोथ नहीं होते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है वो सब तो बेसिक चीजें खैर जो हमें ऑलरेडी फायर फाइटर्स और उनसे संबंधित जो मैनेजर्स हैं उनके पास होनी ही चाहिए, लेकिन उससे भी पहले जरूरी है जो हमारे पास ऑलरेडी वो लोग जो इन जंगलों पे निर्भर हैं उनके साथ हमें हमारे जो संबंध हैं, जो सरकारें हैं, चाहे जो वन महकमा है, हमें वो संबंध सुधारने की जरूरत है, उन पर बहुत अच्छी से समय से पहले काम करने की जरूरत है। एक और इम्पोर्टेंट पार्ट जो है श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो बहुत बड़ा कि हम लोग अक्सर ना जब भी जंगलों में आग लगती है तो हम कल्प्रिट ढूंढने लग जाते हैं कि किसकी वजह से ये हुआ है जी। और हमने अनफॉर्चुनेटली इसमें एक बहुत बड़ा कल्प्रिट हमेशा से माना है चीड़ के वनों को, है ना। अब ये सबसे बड़ी दुविधा है और हम कोशिश भी कर रहे हैं इस पर थोड़ा काम करने की, लेकिन देखिए ये सबसे बड़ा हमारा वो है कि इतना बड़ा जो हमारा रिसोर्स है चीड़ का पेड़, हम उसको बिल्कुल एक खराब पेड़ मान बैठे हुए हैं। जैसे कई मिथ हैं, सब सोचते हैं कि जो जितनी भी चीड़ की प्रजातियां पहाड़ों में वो सब एक्सोटिक है, बाहर की लाई हुई, ऐसा नहीं है। चीड़ की प्रजाति यहीं की है और हजारों सालों से यहाँ पे है। अब देखिए दूसरा कई मिथ है कि ये पानी सुखा देता है, जबकि चीड़ जो है ऐसी जगह पे उगता है जहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं होता है। दूसरा ये भी है कि इसकी कैनोपी यानी इसकी जो के नीचे यानी कि जमीन के नीचे कुछ हो नहीं सकता है, एसिडिक बनाता है। लेकिन दरअसल ये कि अगर पिरूल को ढंग से हटाया जाए तो उसके नीचे बहुत से तरह के प्रजातियां जो है वेजिटेशन है पेड़ पौधे की ग्रो कर सकती है। हमारे सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि जो पिरूल है जो हाईली फ्लेमेबल है जिसमें एकदम से आग लग जाती है, अनफॉर्चुनेटली हम उस पे काम नहीं, जो आप अनुसंधान और हाँ सच कहूँ तो टेक्नोलॉजी की जरूरत यहाँ पे है कि ये जो बिल्कुल हाईली फ्लेमेबल बिल्कुल पेट्रोल की तरह जो जल जाता है हमारा पिरूल है, हम इसको क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। हम डैम बनाने को तैयार हैं, हम बड़े बड़े जो हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम बड़ी बड़ी चीजें करने को तैयार हैं। ये जो चीज ऑलरेडी हमारे पास इतनी फ्लेमेबल चीज है पाइन नीडल के रूप में, एकदम खराब भी नहीं होती है, हम इसको क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया। जी, अभी मैंने कहीं ये भी सुना था कि बायोमास तकनीक से पिरूल का कुछ कोल्ड स्टोरेज या इन चीजों को चलाने के लिए उसकी एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है। दिक्कत यही है ना कि हम करोड़ों रुपए बड़ी बड़ी योजनाओं पे खर्च करने को तैयार है। अब जैसे चीड़ से इलेक्ट्रिसिटी बनाने की योजना मैं 2013-14 से सुन रहा हूँ, मतलब उस पर कर भी रहे हैं काम, मैं नहीं कर रहा हूँ, लोग काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्यों उन लोगों को एक ढंग से प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, क्यों मतलब वन पंचायत अपनी बिजली नहीं बना रही, क्यों गाँव वहाँ में अपनी बिजली बनानी है इस पुरूल से। अगर टेक्नोलॉजी मतलब दिक्कत यही है कि टेक्नोलॉजी है तो उसको ढंग से पहले सपोर्ट मिले, उस पर और अच्छे से काम हो। अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो लोग अक्सर नेग्लेक्ट करते हैं चीड़ को लेकर, देखिए पहाड़ में हमारे पास सिर्फ 4 पेड़ होते हैं जो सीधे होते हैं, जिनका यूज हम फर्नीचर वगैरह का यूज करते हैं। देवदार जिसे हम काट नहीं सकते, साल जो काफी महंगा होता है। तीसरा आपका बचा टूण के 4 या 5 पेड़ होते हैं किसी भी जगह पे, है ना। तो आपके पास काटने के लिए बचा है क्या, आपके पास काटने के लिए चीड़ ही तो बचा है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चीड़ लगाना चाहिए या फिर हम इसको और फैलाना चाहिए, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ ये जो रिसोर्स है हमारा चीड़, इसको हमें सही तरीके से यूज करना चाहिए। एंड उत्तराखंड में आग लगने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हमने चीड़ को आज तक सस्टेनेबल तरीके से यूज करना नहीं सीखा। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। जी मनोज पटपाल जी, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर कुमाऊनी परिवार की ओर से आपका। थैंक यू सर, आपने मौका दिया। आप सुन रहे हैं 90.4 कुमाऊं वाणी, आपण रेडियो आपण बात।